सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डेविल इन अ ब्लू ड्रेस के बारे में। ये कहानी है एक रहस्यमयी लड़की की जिसे पूरा शहर ढूंढ रहा है, क्योंकि वो लड़की कुछ ऐसा जानती है जो पूरे शहर का भविष्य बदल सकता है। इसीलिए उस लड़की को ढूंढने का काम मिलता है इजी नाम के एक आदमी को। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1948 का दृश्य आता है और ये जगह होता है लॉस एंजलिस। और यहीं पर हम देखते हैं इजी रॉलिंस को। इजी रॉलिंस कभी चैंपियन एयरक्राफ्ट के लिए काम किया करता था, लेकिन थोड़े समय पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। तब से वो बेरोजगार है। लेकिन इजी ने एक बहुत ही बड़ा घर खरीदा था और अब उसे अपने घर की किस्तें भरनी है, वरना उसे घर से बेघर हो जाना पड़ेगा। इसीलिए वो नौकरी की तलाश में है और अब वो कोई भी काम करने को तैयार है। वो हर रोज नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। इसीलिए वापस आकर के एक पब में बैठ जाता है और ये पब है उसके दोस्त का, जिसका नाम है जॉपी। और जॉपी शहर के कुछ लोगों को जानता है। इसीलिए जब जॉपी के पास डेविड एल्बराइट नाम का एक आदमी आता है, तब वो उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम है इजी और उसे काम की तलाश है। इसीलिए अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तब तुम उसे अप्रोच कर सकते हो। इसीलिए अब एल्बराइट देखने लगता है इजी को और वो इजी से बातें करने लगता है। तब जॉपी सारी बातें बताने लगता है इजी के बारे में कि इजी कितना काबिल इंसान है और वो बहुत ही मेहनती है। तब एल्बराइट बात करता है इजी से और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा घर मॉर्गेज है और तुम्हें पैसों की जरूरत है। तब इजी कहता है कि हाँ। फिर एल्बराइट कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, आज रात को 7 बजे आकर के तुम मुझसे मेरे घर पे मिलो। तब इस बात को सुन के इजी कहता है कि किस तरीके का काम है तुम्हारे पास। तब एल्बराइट कहता है कि मैं सिर्फ अपने दोस्तों की मदद करता हूँ और इस बार भी मुझे अपने एक दोस्त की मदद करनी है और वहाँ पे तुम मेरी मदद कर सकते हो, जिससे तुम्हें कुछ पैसे मिल सकते हैं। और इतना कहने के बाद एल्बराइट यहाँ से चला जाता है। तब इजी जॉपी से पूछता है कि ये आदमी कौन था और ये क्या करता है। तब जॉपी कहता है कि ये आदमी एक बिजनेसमैन है और पूरे शहर में इसके बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए तुम्हें इसके पास जाना चाहिए। इसीलिए अब इजी भी जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो सबसे पहले पहुंचता है अपने घर। और यहाँ पर हम इजी के शानदार घर को देखते हैं और हमें पता लगता है कि इस घर की किस्तें कितनी बड़ी हो सकती है और इजी भी इस बात को समझता है। इसीलिए इजी अब जल्दी से पहुंचता है एल्बराइट के पास। तब एल्बराइट उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि टॉड कार्टर नाम के आदमी ने अपना नाम वापस ले लिया है, वो भी मेयर के इलेक्शन से। और इस बार वो मेयर का चुनाव नहीं लड़ रहा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो चुकी है, जिसका नाम है डेफनी। और वो बस आखिरी बार डेफनी से मिलना चाहता है और अगर उसे डेफनी नहीं मिली तब वो ऐसे ही डिप्रेशन में चला जाएगा। तब इन बातों को सुनने के बाद इजी कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब एल्बराइट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम डेफनी को ढूंढो और उसके लिए मैं तुम्हें $1000 दूंगा। और इतना कहने के बाद वो $100 निकाल करके देता है इजी को और कहता है कि ये पैसे बस एडवांस है, एक बार तुमने काम खत्म कर दिया फिर तुम्हें बाकी के पैसे मिल जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि तुम डेफनी को जल्दी ढूंढ लोगे, क्योंकि तुम यहीं के बाशिंदे हो और तुम यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। और मैंने भी डेफनी के बारे में पता किया था, मुझे पता लगा है कि वो सेंट्रल क्लब आती जाती रहती है और बस कुछ ही दिन पहले लोगों ने उसे सेंट्रल क्लब के पास देखा है। इसीलिए तुम वहाँ से शुरुआत कर सकते हो और मैं चाहूंगा कि तुम आज रात से ही शुरुआत करो। और इजी भी तैयार होता है डेफनी को ढूंढने के लिए। इसीलिए वो अपने काम में लग जाता है और वो सारे क्लब्स के चक्कर लगाने लगता है और वो हर जगह पूछता है कि क्या तुम लोगों ने एक व्हाइट लड़की को देखा है, लेकिन कोई भी नहीं बताता। इसी बीच इजी पहुंचता है एक नाइट क्लब में और यहाँ का बाउंसर इजी का दोस्त है जिसका नाम है जूनियर। और जब इजी यहाँ पे जूनियर से पूछता है एक व्हाइट लड़की के बारे में, तब वो बताता है कि कोरेटा नाम की एक औरत है और उसे बहुत सारे लोगों ने एक व्हाइट लड़की के साथ देखा है क्योंकि वो उसकी दोस्त है। और इतना कहने के बाद वो उसके पति का नाम बताता है जिसका नाम है डुपरी। और डुपरी का नाम सुनते ही इजी चौंक जाता है क्योंकि डुपरी उसका दोस्त है। इसीलिए अब इजी चला जाता है उस क्लब के अंदर और वो जल्दी ही जाकर के मिलता है डुपरी से, जिसके साथ उसकी पत्नी कोरेटा भी होती है। इसीलिए अब ये लोग बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में हमें पता लगता है कि अब कोरेटा पसंद करने लगी है इजी को, इसीलिए वो उस पर लाइन मारने लगती है। लेकिन इसी बीच इजी बार बार पूछने की कोशिश करता है डेफनी के बारे में, लेकिन कोरेटा कुछ नहीं बताती। तब तक डुपरी बहुत ही ज्यादा शराब पी लेता है और इजी को लगता है कि कोरेटा कुछ भी नहीं जानती, इसीलिए इजी यहाँ से जाने लगता है। तब कोरेटा उसे रुकने के लिए कहती है और उसे बताती है कि वो डेफनी के बारे में जानती है। इसीलिए अब इजी डुपरी को लेकर के उसके घर जाता है, लेकिन डुपरी बेहोश हो चुका है क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली है। और बाहर कोरेटा इजी के साथ इंटीमेट होना चाहती है, तभी वो उसे डेफनी के बारे में सारी चीजें बताएगी। इसीलिए अब इजी भी उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तब कोरेटा उससे पूछती है कि आखिर तुम उस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो। तब वो उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि एक आदमी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं और वो चाहता है कि मैं डेफनी को ढूंढूं। तब कोरेटा बताती है कि मैं डेफनी के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसका संबंध एक गैंगस्टर के साथ है जिसका नाम है फ्रैंक ग्रीन। इसीलिए अब इस बात को सुनने के बाद इजी यहाँ से निकल पड़ता है और वो जैसे ही घर जाता है उसे एल्बराइट का कॉल आता है और वो पूछता है कि अब तक तुमने क्या पता किया है। तब इजी कहता है कि मैं बहुत ही करीब हूँ और आज रात में सेंट्रल क्लब जाने वाला हूँ। और इतना कहने के बाद वो रात में पहुंचता है सेंट्रल क्लब, जहाँ पे उसे एक लड़की नजर आती है। तब वो उससे बात करने लगता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो इजी को डराने लगते हैं और वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी एन वक्त यहाँ पे एल्बराइट आ जाता है
और उसकी बंदूक देखने के बाद सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तब वो एक लड़के को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बेरहमी के साथ पीटता है। फिर इजी से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या पता लगा है। तब इजी यहाँ पे बताता है फ्रैंक ग्रीन के बारे में और वो उसका एड्रेस भी बताता है, जो एड्रेस उसे कोरेटा ने बताया था। और इस काम को देखने के बाद एल्वा बहुत खुश होता है, इसीलिए वो उसे $100 और देता है और कहता है कि तुम अपने काम को ऐसे ही जारी रखो। और अब इजी भी निकल पड़ता है अपने घर के लिए, लेकिन वो जैसे ही घर आता है 2 LAPD के ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ के ले जाते हैं पुलिस स्टेशन और बताते हैं कि तुम पे मर्डर का चार्ज है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद इजी परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैंने किसे मारा है और तुम लोग आखिर मुझे यहाँ पे पकड़ के क्यों लाए हो। तब ये लोग कहते हैं कि कल रात तुमने कोरेटा के साथ बिताई थी और ये कहता है कि हाँ, क्योंकि वो मेरे दोस्त की पत्नी है और मैं अपने दोस्त के साथ ही उसके घर पे गया था। तब ये लोग बताते हैं कि कोरेटा का खून हो गया है। तब इस बात को सुनने के बाद इजी एकदम भौचक्का रह जाता है। फिर ये लोग बहुत देर तक इसे सवाल जवाब करते रहते हैं, लेकिन अंत में ये लोग इजी को छोड़ देते हैं, लेकिन उसे हिदायत देते हैं कि वो लोग उसे जल्दी ही पकड़ने वाले हैं और इजी अपने घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसके पास आकर के एक गाड़ी रुकती है और एक आदमी उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और यहाँ पे इजी की मुलाकात होती है मैथ्यू टेरेल से, जो इस बार का मेयर का कैंडिडेट है। और मैथ्यू भी यहाँ पे पूछने लगता है डेफनी के बारे में और कहता है कि मुझे कोरेटा के बारे में सुनकर के बहुत दुख हुआ, लेकिन इजी उसे कुछ भी नहीं बताता डेफनी के बारे में और वो उसकी गाड़ी से उतर करके अपने घर पहुंच जाता है। तभी आधी रात में उसे डेफनी का कॉल आता है और डेफनी की आवाज सुनने के बाद वो चौंक जाता है। तब डेफनी उससे कहती है कि मुझे पता लगा है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और इतना कहने के बाद वो एम्बेसडर होटल का एड्रेस बताती है और कहती है कि तुम अभी के अभी आ जाओ। फिर इजी पहुंचता है एम्बेसडर होटल और वो जाकर के मिलता है डेफनी से। तब डेफनी उसे कहती है कि मुझे पता लगा है कि एल्वा राइट मुझे ढूंढ रहा है, इसीलिए उसने तुम्हें पैसे दिए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी एल्वा राइट के पास। लेकिन उससे पहले मुझे रास्ते में एक आदमी से मिलना है जिसका नाम है रिचर्ड मैगी। मुझे बस उससे एक लेटर लेना है और उसके बाद मैं एल्वा राइट के पास चल पड़ूंगी। और इजी भी इस बात के लिए मान जाता है। लेकिन अब वो डेफनी से पूछता है कोरेटा के बारे में। तब डेफनी कहती है कि सुबह सुबह ही मेरी कोरेटा से बात हुई थी। और इस बात को सुनने के बाद अब इजी समझ जाता है कि डेफनी ने ही आखिरी बार बात की थी कोरेटा से, लेकिन इसके आगे अब डेफनी कुछ भी नहीं बताती और ये लोग गाड़ी से निकल जाते हैं रिचर्ड के घर के लिए। लेकिन जैसे ये लोग रिचर्ड के घर के अंदर दाखिल होते हैं, इजी यहाँ पे अपने सामने रिचर्ड की लाश पाता है और इस चीज को देखने के बाद डेफनी यहाँ से भागने लगती है। तभी इजी को यहाँ पे एक सिगरेट का डब्बा मिलता है और ये सिगरेट का डब्बा मैक्सिकन है और इसे देखते ही इजी समझ जाता है कि ये डब्बा किसका है, इसीलिए वो डब्बे को अपने पास रख लेता है। फिर वो जैसे ही घर से बाहर आता है वो देखता है कि डेफनी उसकी कार लेकर के भाग चुकी है, इसीलिए अब इजी पैदल चलता हुआ आता है अपने घर। लेकिन घर में घुसते ही वो देखता है अपने घर के अंदर एल्वा राइट को, जो अपने सारे आदमियों के साथ यहाँ पे आया हुआ है। और अब वो इजी को धमकाने लगता है और कहता है कि मुझे बताओ कि डेफनी कहाँ पे है। तब इजी उसे पूरी बात बता देता है कि वो उसे एम्बेसडर होटल में मिला था। तब वो उसे लेकर के गई रिचर्ड के घर पे, लेकिन उन्हें वहाँ पे उसकी लाश मिली। और इसके अलावा अब इजी कुछ भी नहीं जानता और एल्वा राइट भी उसकी बातों पे भरोसा कर लेता है, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब इजी इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, इसीलिए वो सोचता है कि अब वो इस केस की तह तक जाएगा। इसीलिए सबसे पहले पहुंचता है वो टॉड कार्टर के पास, क्योंकि एल्वा राइट ने उससे कहा था कि डेफनी उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन जैसे इजी यहाँ पे टॉड कार्टर से मिलता है और उसे सारी बात बताता है कि मैं एल्वा राइट के लिए काम करता हूँ और आपकी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा हूँ, तब टॉड कार्टर इस बात को सुन के चौंक जाता है और कहता है कि एल्वा राइट मेरे लिए काम नहीं करता और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं ढूंढ रहा, लेकिन वो सच में लापता है। और इतना कहने के बाद अब टॉड इजी से पूछने लगता है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। तब इजी उसे पूरी बात बताता है डेफनी के बारे में और इन सारी बातों को सुनने के बाद टॉड खुश हो जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम डेफनी को मेरे लिए ढूंढो। तब इजी यहाँ पे फिर से $1000 की मांग करता है और टॉड मान भी जाता है, इसीलिए इजी फिर से एक बार काम में लग जाता है और अब वो फ्रैंक ग्रीन को ढूंढने लगता है, क्योंकि कोरेटा ने उससे कहा था कि फ्रैंक ग्रीन का संबंध है डेफनी के साथ। इसीलिए वो हर एक क्लब और बार में जाता है और हर जगह फ्रैंक ग्रीन को ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। फिर इजी अपने घर चला आता है, तभी फ्रैंक ग्रीन उस पर हमला कर देता है क्योंकि उसे पता लग गया है कि कोई आदमी उसे ढूंढ रहा था। फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं और अंत में फ्रैंक ग्रीन भारी पड़ता है इजी पे और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे इजी का दोस्त आ जाता है जिसका नाम है माउस और वो फ्रैंक पे बंदूक तान देता है और वो फ्रैंक को मारने ही वाला होता है। तभी इजी उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे फ्रैंक से कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन फ्रैंक बहुत ही टेढ़ा आदमी है। इजी सवाल पूछते जाता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता और इस चीज को देखने के बाद माउस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए माउस उसके कंधे में गोली मार देता है और फ्रैंक यहाँ से भाग जाता है। तब हमें पता लगता है कि माउस अभी अभी जेल से छूट करके आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही सरफिरा आदमी है और वो बात बात पे गोली चलाता है। लेकिन अब माउस को सारी बातें पता लग गई है कि इजी यहाँ पे एक व्हाइट लड़की को ढूंढ रहा है, इसीलिए वो उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ और अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तब मैं तुम्हें ऐसे सरफिरे लोगों से बचा सकता हूँ। तब इजी उससे कहता है कि लेकिन तुम मुझसे बिना पूछे गोली नहीं चलाओगे और माउस भी मान जाता है, इसीलिए अभी दोनों एक साथ काम करने को राजी हो जाते हैं। तभी यहाँ पे इजी के घर का डोरबेल बजता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वो अपने सामने उन्हीं 2 LAPD ऑफिसर्स को पाता है जो उसे फिर से गिरफ्तार करने आए हैं। और इस बार वो उसे बताते हैं कि हमें पता लगा है कि तुम रिचर्ड मैगी के भी घर पे गए थे, इसीलिए अब तुम्हारे ऊपर 2 मर्डर के चार्जेस लगेंगे। और इतना कहने के बाद वो उसे गिरफ्तार करके लेकर के जाने लगते हैं। तब इजी कहता है कि मैं कुछ जानता हूँ, मुझे बस कल सुबह तक का वक्त चाहिए और मैं तुम लोगों के सामने कुछ ला करके ऐसा रखूंगा जिसे देखने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं बेगुनाह हूँ। और इस बात को सुनने के बाद ये दोनों
दोनों ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ कल सुबह तक का वक्त है। और इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं। तब इजी फिर से काम पे लग जाता है और अब इजी जाता है जूनियर के पास, क्योंकि इजी ने जूनियर के सिगरेट के डब्बे को देखा था रिचर्ड के घर पे। इसीलिए अब वो जूनियर से पूछताछ करने लगता है, लेकिन जूनियर उसे कुछ भी नहीं बताता। तब माउस अपनी बंदूक निकालता है और इस चीज को देखने के बाद जूनियर डर जाता है और वो सारी चीजें बताने लगता है और कहता है कि मैंने रिचर्ड को नहीं मारा, मैं रिचर्ड के लिए काम करता था और उस दिन भी मैं रिचर्ड के घर पे काम के लिए ही गया था। उसने मुझे एक लेटर देने के लिए बुलाया था, जिस लेटर को ला करके मैंने कोरेटा को दिया और कोरेटा उस लेटर को डेफनी को देने वाली थी। और इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ भी नहीं जानता और मैंने किसी को नहीं मारा। तब इजी कहता है कि तुम ऊपर वाले से दुआ करो कि तुमने जितनी भी चीजें बताई हैं वो सच हो, क्योंकि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तब अगला शिकार तुम बनोगे। और अब इतना कहने के बाद ये लोग पहुंचते हैं डुपरी के पास, यानी कोरेटा के हस्बैंड के पास, और वो कोरेटा के बारे में पूछने लगते हैं ताकि इन्हें पता लग जाए कि कोरेटा ने उन लेटर्स को कहाँ पे छुपाया है। लेकिन अब डुपरी बहुत ही ज्यादा उदास है, क्योंकि वो कई दिनों के बाद जेल से वापस आया है। अब तक पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि पुलिस वालों को डुपरी पर भी शक है। लेकिन ये लोग बार बार कोरेटा के बारे में पूछते हैं कि कोरेटा ने अपने आखिरी समय में क्या किया। तब डुपरी बताता है कि कोरेटा अपना ज्यादातर समय बाइबल पढ़ने में बिताती थी और वो हमेशा ही अपने साथ बाइबल रखती थी। तब इस बात को सुनने के बाद इजी समझ जाता है कि वो लेटर वहीं पे होगा, यानी बाइबल के अंदर। इसीलिए वे लोग डुपरी को शराब पिलाने लगते हैं और जल्दी ही डुपरी फिर से बेहोश हो जाता है। तब इजी घर के अंदर जाता है और बहुत देर ढूंढने के बाद उसे वो लिफाफा मिल भी जाता है। फिर जैसे वो लिफाफे के अंदर देखता है, उसे अंदर कुछ तस्वीरें मिलती हैं और ये तस्वीरें होती है मैथ्यू टेरेल के, यानी मेयर का कैंडिडेट। और इस तस्वीर में वो एक नंगे बच्चे के साथ है और इस चीज को देखते ही इजी समझ जाता है कि इस तस्वीर का ये लोग इस्तेमाल मैथ्यू को ब्लैकमेल करने के लिए करने वाले थे। इसीलिए अब इजी जल्दी से पहुंचता है अपने घर, लेकिन वहाँ पे वो डेफनी को पाता है और डेफनी कहती है कि मैं तुमसे कब से कांटेक्ट करने वाली थी। तब इजी कहता है कि मुझे अभी के अभी पूरी की पूरी सच्चाई बताओ, लेकिन डेफनी उसे कुछ भी नहीं बताती। तब इजी कहता है कि वो लिफाफा मेरे पास है। फिर डेफनी चौंक जाती है और कहती है कि मुझे अभी के अभी वो लिफाफा दे दो, क्योंकि उस लिफाफे के लिए मैंने $7,000 खर्च किए हैं और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें $1,000 और दे सकती हूँ, लेकिन वो लिफाफा मुझे दे दो। तब इजी नहीं मानता। तब डेफनी उसे $7,000 भी देने को तैयार हो जाती है, लेकिन इजी फिर भी नहीं मानता और कहता है कि मेरे सर पे 2 मर्डर केस चल रहे हैं और अगर कल सुबह तक मैंने इन सारी चीजों का खुलासा नहीं किया तब मैं हमेशा के लिए जेल चला जाऊंगा। इसीलिए मुझे अभी के अभी पूरी सच्चाई बताओ, वरना मैं तुम्हें पकड़ करके ले जाऊंगा पुलिस स्टेशन। फिर तुम भी पकड़ी जाओगी और तुम्हारा बॉयफ्रेंड फ्रैंक ग्रीन भी पकड़ा जाएगा, जिसके साथ मिलकर तुम ये सारे के सारे काम कर रही हो। तब इस बात को सुनने के बाद डेफनी भड़क जाती है और कहती है कि फ्रैंक ग्रीन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो मेरा भाई है। तब इजी चौंक जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, फ्रैंक तो ब्लैक है। तब डेफनी यहाँ पे पूरी बात बताती है और कहती है कि यही सबसे बड़ी समस्या है। मेरे 2 पिता थे, मेरे पिता व्हाइट थे और फ्रैंक के पिता ब्लैक थे, लेकिन हम लोगों की माँ एक ही थी और ये बात मैं सारे लोगों से छुपाती हूँ। लेकिन ये बात मैथ्यू को पता लग गई, लेकिन टॉड मुझसे प्यार करता है और हम दोनों शादी करने वाले थे। तब मैथ्यू ने उसे धमकी दिया और कहा कि अगर वो मेयर के इलेक्शन के लिए लड़ेगा तब वो हर जगह इस बात को फैला देगा कि टॉड की गर्लफ्रेंड का फादर ब्लैक था। इसीलिए टॉड इन सारी बातों को सुनकर के डर गया और उसने अपना नाम मेयर के इलेक्शन से वापस ले लिया। तभी मुझे मैथ्यू के इस तस्वीर के बारे में पता लगा और मैंने रिचर्ड से उस तस्वीर को खरीद लिया। तब इन बातों को सुनने के बाद इजी कहता है, लेकिन कोरेटा को किसने मारा? तब डेफनी कहती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। कोरेटा मुझे धमकी दे रही थी कि वो इस तस्वीर को बेच देगी मैथ्यू को, इसीलिए मैंने जॉपी को उसे भेजा था डराने के लिए, लेकिन जॉपी ने गलती से उसे मार दिया। और अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पे एल्बा राइट आ जाता है और वो यहाँ पे बताता है कि उसे भी रिचर्ड के बारे में पता लगा था और एल्बा राइट मैथ्यू के लिए ही काम करता है और उसे भी तस्वीर ही चाहिए थी, इसलिए वो रिचर्ड के पास गया था तस्वीर लेने के लिए। लेकिन जब उसे पता लगा कि रिचर्ड के पास तस्वीर नहीं है तब उसने उसे गोली मार दिया। और इतना कहने के बाद अब वो डेफनी को लेकर के जाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि डेफनी के पास ही वो लिफाफा है। तब इजी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एल्बा राइट यहाँ पे इजी को मारता है और उसे बेहोश करके डेफनी को लेकर के चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इजी को होश आता है तब वो डेफनी को बचाना चाहता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं कि डेफनी कहाँ पे है। इसीलिए वो जाता है जॉपी के पास और जॉपी वो बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने कोरेटा को मारा है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो और अभी के अभी बताओ कि एल्बा राइट कहाँ पे होगा। तब जॉपी उसे लेकर के जाने लगता है और यहाँ पे इनके साथ माउस भी होता है, लेकिन अब रास्ते में इजी माउस को सारी बातें बता देता है। तब माउस यहाँ पे जॉपी पे गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इजी उसे वादा करने के लिए कहता है कि वो जॉपी को नहीं मारेगा और माउस भी वादा कर लेता है। तब तक ये लोग पहुंच जाते हैं एल्बा राइट के फार्म हाउस पे और इजी चुपके से पहुंचता है कमरे के पास, जहाँ वो देखता है कि बहुत सारे लोग डेफनी को टॉर्चर कर रहे हैं और उससे तस्वीर के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन डेफनी बार बार यही बात कह रही है कि उसे पता नहीं। तब ये लोग डेफनी को मारने ही वाले होते हैं, तभी इजी उन पे गोलियां चलाने लगता है और अब यहाँ पे बहुत देर तक गोलीबारी होती है और इजी बहुत सारे लोगों को मारता है और धीरे धीरे सारे लोग खत्म होने लगते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं और ये लोग अब इजी को मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे माउस आ जाता है और वो एक एक करके सबको मार देता है और उसके साथ साथ ये लोग एल्बा राइट को भी मार देते हैं और इजी डेफनी को बाहर ले आता है। तब वो पूछता है कि जॉपी कहाँ पे है? तब माउस कहता है कि उसकी डेड बॉडी वहाँ पे है। फिर इस बात को सुनने के बाद इजी चौंक जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसे गोली नहीं मारोगे। तब माउस कहता है कि मैंने उसे गोली नहीं मारी, मैंने उसे गला घोट के मार दिया। तब इस बात को सुन के इजी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि एक सरफिरे आदमी के साथ कभी भी काम नहीं करना चाहिए। लेकिन
लेकिन अब सारे के सारे राज खुल चुके हैं, इसीलिए अब इजी डेफनी को लेकर के जाता है टॉड के पास। लेकिन अब टॉड डेफनी से शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए टॉड के परिवार वाले $30,000 दे रहे हैं डेफनी को ताकि वो अपने भाई के साथ शहर छोड़ करके चली जाए। लेकिन डेफनी अभी भी टॉड से प्यार करती है, लेकिन वो समझ चुकी है कि अब टॉड उससे प्यार नहीं करता, इसीलिए वो शहर से बाहर जाने को राजी है। तब इजी पहुंचता है टॉड के पास और टॉड को वो तस्वीरें देता है और टॉड वादे के मुताबिक उसे $1,000 देता है। उसके साथ साथ डेफनी ने भी उससे वादा किया था कि वो उसे $7,000 देगी, इसीलिए वो उसे पूरे पैसे देती है और इजी उनमें से आधे पैसे दे देता है माउस को और माउस भी शहर छोड़ करके चला जाता है। और वादे के मुताबिक डेफनी भी अपने भाई के साथ शहर छोड़ देती है। तब इजी यहाँ पे अकेला बचता है और उसने अपनी किस्तें भी चुका दी है क्योंकि अब उसके पास फिर से बहुत सारे पैसे हो चुके हैं और वो ज्यादातर समय अपना घर पे ही बिताता है। तब उसका साथी उससे पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है। तब इजी कहता है कि अब वो अपनी एक नई एजेंसी खोलेगा, प्राइवेट डिटेक्टिव की। और इजी के इतना कहते ही ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।